गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने 2 पॉइंट किए थे। पहला, गलित NaCl का विद्युत अपघटन। गलित NaCl, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त हुई थी। सेकंड एग्जाम्पल लिया था जलीय NaCl। इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और विलयन में NaOH प्राप्त हुआ था। तीसरा एग्जाम्पल था शुष्क HCl का विद्युत अपघटन। ये शायद करवा दिया था या नहीं करवाया था वो आप देख लेना, दोबारा करा देता हूँ। जैसे NaCl का था वैसे ही HCl का है। समझना, HCl आयनित होकर बनाएगा H+Cl-। एनोड पर कौन जाएगा? माइनस वाला जाएगा प्लस पे। Cl- प्राथमिक और द्वितीयक परिवर्तन करके ऑक्सीकृत होकर Cl2 गैस में परिवर्तित होगा। प्लस एक इसमें से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। ऐसी कैथोड की बात करें, कैथोड पे जाएगा H+, अपचयन होगा। प्राथमिक परिवर्तन से H मुक्त मूलक बनेगा जो द्वितीयक परिवर्तन द्वारा H2 गैस में परिवर्तित होगा। इसने प्लस एक क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन। संपूर्ण सेल अभिक्रिया की बात करें, सेल अभिक्रिया क्या आ जाएगी? जोड़ लो सबको। Cl से Cl कैंसिल, H से H कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। HCl रेडॉक्स अभिक्रिया, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ब्रैकेट में गैस लिख देना दोनों के। ये तो अपने बोर्ड के हिसाब से। अब समझो कुछ भी दे दिया आपको बोर्ड के हिसाब से, तो 3 एग्जाम्पल याद रखना है। कुछ भी दे दे तो उसमें उत्पाद कैसे याद रखना है, कंपटीशन में समझना। एनोड पर क्या उत्पाद आएगा, कैथोड पर क्या उत्पाद आएगा, तो ऐसे समझो। ये केवल कंपटीशन का है, ठीक है ना, पहले तक का स्कूल का था। एनोड पर उत्पाद उसका बनेगा जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो। समझना, हैलोजन का, या ऐसे लिख दो एलाइड का, X- का ऑक्सीकरण विभव, एलाइड का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा जल के ऑक्सीकरण विभव से। बात समझना ध्यान से। एनोड पर उत्पाद ऑक्सीकरण से बनता है। ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो। समझ में आ गई बात? तो हैलाइड का ऑक्सीकरण विभव जल के ऑक्सीकरण विभव से ज्यादा है। जल के लिए कल मैंने 2 चीजें बताई थी, ये ऑक्सीकृत भी होता है, अपचयित भी होता है। मतलब ये एनोड पे भी जा सकता है, कैथोड पे भी। एनोड पे गया तो जल का उत्पाद बनेगा O2 गैस, कैथोड पे गया तो जल का उत्पाद बनेगा H2 गैस। सीधे याद रखो, एनोड पर इसका माइनस वाला भाग जाएगा, -O पर है तो O2 बनेगा। कैथोड पर प्लस जाएगा तो H+ है तो क्या बनेगा? H2। अब इसमें समझना, यहां अपवाद है F-, इसको शामिल नहीं करना है। Cl, Br, I तीनों को काउंट करना है। तो अब समझना, उत्पाद क्या बनेगा? एनोड पर उत्पाद क्या बनेगा? तो अपने सीधी बात है, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है उसका उत्पाद बनेगा। हैलाइड का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो एनोड पर जल नहीं जाएगा, हैलाइड जाएगा, और हैलाइड का उत्पाद होता है हैलोजन X2। अगर मैं बल्कि समूह ले लूं, बड़े समूह ले लूं, बड़े समूह जैसे OH-, OH तो इसमें आ गया, PO4- 3, SO4- 2,
NO3 माइनस तथा CO3 माइनस 2 बड़े समूह का ऑक्सीकरण विभव कम होगा जल का ऑक्सीकरण विभव। इसका मतलब उत्पाद क्या बनेगा एनोड पर, उत्पाद एनोड का लिख रहे हैं। अब एनोड पर ऑक्सीकरण किसका होगा, जल का। जल का ऑक्सीकरण हुआ, इनका नहीं हुआ, तो उत्पाद बनेगा O2 गैस। यहां H2 गैस था, यहां O2 गैस उत्पाद प्राप्त होगा। ये तो कहानी है एनोड की। अब कैथोड के लिए समझना, कैथोड पर उसका उत्पाद बनेगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा हो। कैथोड पर अपचयन की क्रिया होगी, तो समझना ध्यान से। S व P खंड की धातु आयन का अपचयन विभव ज्यादा होगा जल का अपचयन विभव। इसका मतलब उत्पाद किसका बनेगा, S और P के धातु आयन का। तो धातु आयन किस में बदलेगी, धातु में। तो उत्पाद क्या आएगा, उत्पाद धातु प्राप्त होगी। जो भी धातु आयन है उसकी धातु प्राप्त होगी। स्टार लगा देता हूं यहां। अगर D या F खंड की धातु आयन है, धातु आयन का अपचयन विभव कैथोड S व P खंड की धातु आ गया। अरे ये उल्टा लिख दिया, एक मिनट। ऐसे कल आपने पढ़ा होगा NaCl का जलीय विलयन लिया था। तो एक तरफ तो कैथोड पे जाने के लिए Na प्लस था, एक तरफ जल का H प्लस था। तो जल का H प्लस गया था, उससे याद रखना H2O का ज्यादा होगा। तो जल के अपचयन को उत्पाद बनेगा H2 गैस उत्पाद। D या F खंड की धातुओं का अपचयन विभव H2O के अपचयन विभव से ज्यादा होगा, अपचयन विभव। तो यहां उत्पाद बनेगा धातु। उत्पाद क्या बनेगा, धातु। मतलब धातु आयन अपचयित होकर के किस में बदलेगा, धातु में। ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी। अब जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दूं, अब लिखना नहीं एग्जाम्पल, केवल समझना है। जैसे मैंने NaCl लिया गलित, अब उत्पाद समझना, कुछ सोचना ही नहीं है। एक Na प्लस बना, एक Cl माइनस। ये प्लस है तो कैथोड पे जाएगा, माइनस है एनोड पे जाएगा। इसका उदासीन रूप लिख दिया सोडियम, इसका उदासीन रूप लिख दिया Cl2। इसका मतलब NaCl के गलित विलयन का विद्युत अपघटन कराए, कोई इलेक्ट्रोड नहीं बोला है तो हमेशा एक्रिय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड याद रखना है। इसकी उपस्थिति में किया, कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होगी, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए मैंने HCl लिया शुष्क, ये टूटा H प्लस Cl माइनस, ये कैथोड पर, ये एनोड पर। इसका रूप बना H2 गैस, इससे बना Cl2 गैस। अगर मैंने ये लिया NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन। अब मेरे पास तीन चीजें समझना, Na प्लस भी है, H2O भी है और Cl माइनस भी है। अब आपको चेक करना है इन दोनों में से कैथोड पर कौन जाएगा।
इन दोनों में से एनोड पर कौन जाएगा? तो पहले मैं कैथोड की बात करूं, सोडियम एस ब्लॉक की धातु है, तो यहां अपचयन विभव देखना, एस ब्लॉक की धातु का अपचयन विभव जल से कम होगा, तो जल का उत्पाद बनेगा, मतलब क्या बनेगा? H2। इसका मतलब यहां उत्पाद आएगा कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस, जो कल पढ़ा था, Na नहीं जाएगा। दूसरा, एनोड पर वो जाएगा जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो, तो जल और Cl माइनस में से ऑक्सीकरण विभव देखो किसका ज्यादा है? हैलाइड का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, तो उत्पाद क्या बनेगा? हैलोजन। तो यहां पर अपने लिख देंगे Cl2। और एग्जांपल समझना, अगर आपको ये दिया H2SO4 का जलीय विलयन, H2SO4 का जलीय विलयन, तो आपके पास क्या क्या हो गए? H प्लस SO4 माइनस 2, साथ में आपके पास क्या आ गया? H2O। तो अब ये समझो कि कैथोड पे तो फिक्स हो गया, H जाएगा, इसका मतलब कैथोड पे उत्पाद क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस। एनोड पर इन दोनों में से चेक करना है, बड़े समूह आने पर, बड़े समूह सल्फेट हो गया, जल का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा तो उत्पाद क्या बनेगा? O2। यहां उत्पाद आएगा O2 गैस। ये क्वेश्चन इस साल नीट 2020 में आया था। H2SO4 के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एनोड पर उत्पाद क्या प्राप्त होगा? तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा? O2 गैस। केवल ये दो लाइन आपको याद है जो अभी मैंने लिखी है, तो आप किसी का भी आंसर दे सकते हो। अब समझना, अगर आपको ये दिया कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में, कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन, इसके उत्पाद क्या बनेंगे? तो अपने पास है क्या क्या वो समझना। ये मेरे पास में एक सेल है, ये इलेक्ट्रोड किसके हैं? कॉपर के दोनों साइड में। विलयन के रूप में मैंने क्या ले रखा है? CuSO4, मतलब Cu+2 SO4-2, साथ में क्या है? H2O। तो अब कैथोड की साइड पे देख रहे हैं क्या क्या है? एनोड ले लो पहले। एनोड पर कौन कौन है समझना, कॉपर है, SO4-2 है, H2O है। अब इन तीनों की बात करें तो कॉपर जो है इसका ऑक्सीकरण विभव सल्फेट और जल दोनों से ज्यादा है, तो एनोड पर उत्पाद बनेगा, Cu का ऑक्सीकरण होगा, तो Cu के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? Cu+2। यानी कि यहां जो ये एनोड के रूप में Cu है, ये ऑक्सीकृत होकर विलयन में आएगा Cu+2 के रूप में। एनोड कैथोड की बात करें, कैथोड पर भी कौन कौन है? एक तो विलयन वाला Cu+2 अब आ गया, वो जल है, सल्फेट है। इन तीनों में अपचयन विभव सबसे कम किसका है? Cu+2 का। इसका मतलब यहां Cu+2 अपचयित होकर किस में बदल जाएगा? Cu में। यही तो लिखा है आपने। डी ब्लॉक की धातु आयन होने पर उसका अपचयन होगा, तो डी ब्लॉक का धातु आयन था, Cu+2 धातु में बदल गया। केवल ये इतना सा आप एक्स्ट्रा कंपटीशन के लिए याद रख सकते हो। देखो 12 तक का तो आपकी स्पेस से पीछे हो गया, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पे। कंपटीशन का केवल इतना सा याद रखो, इससे आप अपनी गाइड में हजारों क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर इतना सा याद है तो। बाकी ज्यादा अपने कंपटीशन का नहीं लेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक समझना, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन का टॉपिक पूरा हुआ अभी तक अपने। अब आगे टॉपिक समझना चालक। चालक का सीधा सीधा अर्थ ये हुआ
कि बस में अपन बैठते हैं तो बस में कंडक्टर होता है, कंडक्टर को चालक बोलते हैं। उसका क्या काम है? एक जगह से लोगों को दूसरी जगह पहुंचाना। तो ऐसी चालक विद्युत के रेफरेंस में ले तो जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करे उसको चालक बोलते हैं। तो चालक का मतलब क्या है? वह पदार्थ या वह स्पीसीज जो विद्युत धारा का चालन करे चालक कहलाते हैं। वह पदार्थ जो विद्युत का चालन करे चालक कहलाते हैं। जो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। आपकी बुक में 2 प्रकार दे रखे हैं, वो 2 आपको अच्छे से याद करने हैं, बट एक्चुअल में ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने सबसे पहली पानी था ना, एक मिनट, मैंने सबसे पहले ये कहा कि चालक कौन होते हैं। तो आपने ये कहा कि जो विद्युत धारा का चालन करे वो चालक है। विद्युत धारा का चालन किसके माध्यम से होता है? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन के माध्यम से। विद्युत का चालन इन 2 के अलावा किसी तीसरे से नहीं होता। विद्युत का चालन या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से होगा या विद्युत का चालन मुक्त आयन से होगा। यदि विद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन से हुआ तो उसे नाम देते इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक कब नाम दे रहे इलेक्ट्रॉनिक चालक? जब विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हो। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा धातुओं में मिलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चालक का दूसरा नाम है धात्विक चालक। धात्विक चालक। वर्णन क्या लिखोगे? डैश करके विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। क्या वर्णन लिखेंगे? छोटा सा ही लिखना है। विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। पूरा ये होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक। विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है जो धातुओं में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें धात्विक चालक भी कहते हैं। एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल नाम से ही पता चल जाना चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा नाम लिखा था। सभी धातुएं, सभी धातुएं, अब चाहे वो कॉपर हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, लोहे की तार को बिजली के तार के टच करके हाथ लगो करंट आएगा, इसका मतलब वो विद्युत का प्रवाह करते हैं। सभी धातुएं तथा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट धातु नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। तो इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक जिनमें विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हो। एग्जाम्पल सभी धातुएं एवं ग्रेफाइट। दूसरा समझना, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से या फिर मुक्त आयन से। तो मुक्त आयन से हुआ तो नाम क्या दिया? आयनिक चालक। आयनिक चालक। आयन्स हमेशा वैद्युत अपघट्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं। 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था आयनिक साम्य, जिसमें पहला टॉपिक था वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अनअपघट्य। वैद्युत अपघट्य के बारे में बताया था कि वह पदार्थ जो जल में आयनित हो जाए, या ये परिभाषा थी जो जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करे। तो ये समझो कि जो जल में आयनित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मुक्त आयन आ जाएगी, और मुक्त आयन होने के कारण वो विद्युत का चालन करेगा। तो आयन्स वैद्युत अपघट्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य चालक। डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगा? इनमें विद्युत प्रवाह, इनमें विद्युत प्रवाह मुक्त आयनों के माध्यम से होता है। यहां मुक्त लिख देना इलेक्ट्रॉन से पहले, मुक्त
मुक्त आयनों के माध्यम से होता है, आयनों के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल, जितने भी आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक हम तो धातु और अधातु या अधातु के समूह के बीच बने, जैसे NaCl, धातु और अधातु, Na2SO4, ये धातु ये अधातुओं का समूह, ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में मुक्त आयन नहीं होने से विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन जलीय विलयन हो या गलित विलयन हो तो विद्युत का प्रवाह करेंगे। तो क्या लिखे एग्जाम्पल, आयनिक यौगिकों का, आयनिक यौगिकों का गलित, आयनिक यौगिकों का गलित या जलीय विलयन, आयनिक यौगिकों का गलित या जलीय विलयन, आयनिक यौगिकों का गलित या जलीय विलयन। अब ऐसे समझो, इसमें जब विद्युत का चालन होगा तो धातु के तार में कोई चेंज नहीं आएगा, ये चलो डिफरेंस में करेंगे, बाद की बातें। अब यहां मैंने लिखा है आयनिक यौगिकों का गलित या जलीय विलयन। एग्जाम में आयनिक नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा NaCl का गलित विलयन कैसा चालक है, तो NaCl आयनिक यौगिक हो गया, सीधा क्या लिखना है, आयनिक चालक। तीसरा, अगर मान लो विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन से भी हो और मुक्त आयन से भी हो, तब उसको नाम देते हैं मिश्रित या संकृत चालक, मिश्रित या संकृत चालक। मिश्रित चालक नाम वैसे ज्यादा सही है। इनमें विद्युत चालन मुक्त आयन व इलेक्ट्रॉन दोनों द्वारा होता है, दोनों द्वारा होता है। एग्जाम्पल जगह कम है, आप लिखना एस खंड की धातुओं का द्रव अमोनिया में बना विलयन, एस खंड की धातुओं का द्रव अमोनिया में बना विलयन। 11th में आपने एस ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ा था, 2 वर्ग में बांटा था, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में धातुएं थी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सेकंड में थी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। इनके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब अपने एस ब्लॉक में, जैसे मान लो पहले वर्ग की मैंने कोई भी धातु ले ली, सोडियम ले लिया, इसकी क्रिया द्रव अमोनिया से कराए NH3 से, तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन के रूप में आ जाता है। ये सोडियम भी अमोनिया में रहेगा, अमोनिया ये जो विलायक का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया में रहेगा। यहां अमोनिया के X अणु है तो यहां Y हो जाएंगे, तो यहां अमोनिया के अणु कितने आएंगे, X + Y अणु अमोनिया। तो यहां मुक्त आयन भी है और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। इसका मतलब सोडियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन कैसा चालक है, मिश्रित चालक। ऐसी में सेकंड वर्ग की धातु लेता, मान लीजिए मैंने यहां मैग्नीशियम ले लिया, तो यहां Mg+2 आ जाएगा, Mg+2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो अमोनिया के कुल अणु कितने हो गए, ये X और ये 2Y, तो यहां जाएगा X + 2Y। वो छोड़ो, आपको ये तो 11th पढ़ा हुआ है।
इतना ये नाम याद रखना है। अब आप एक समझो, यदि गलित या जलीय विलयन लिखा हुआ आ गया, पदार्थ कौन सा उससे मतलब नहीं है, गलित या जलीय विलयन आ गया तो मान के चलना आयनिक चालक है। यदि विलयन शब्द आया ही नहीं तो धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक है। द्रव अमोनिया में बना विलयन शब्द आ गया तब यह, जैसे मैं क्वेश्चन पूछो आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन आया एस ब्लॉक में कौन है, लिथियम सीजियम, हाँ क्वेश्चन ऐसे आएगा, पोटेशियम कैसा चालक है। अब आप जल्दबाजी में ये समझोगे पोटेशियम एस ब्लॉक की एस ब्लॉक का है तो मिश्रित ना, पोटेशियम एस ब्लॉक का है, धातु भी है, पोटेशियम धातु है तो कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक। अगर ऐसे लिखते पोटेशियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन, तब मिश्रित में लेना था। या इसी क्वेश्चन को घुमा के दे, पोटेशियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन विद्युत का चालन करता है, ऑप्शन आएगा आयनों के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन आयन व इलेक्ट्रॉन दोनों के माध्यम से, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाला है, आयन व इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण। इस तरह से इन तीनों का आपको याद रखना है। अब आपकी बुक में क्या कर रखा है, इनमें अंतर दे रखा है, तीसरा तो दे ही नहीं रखा, इन दोनों में अंतर दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक। तो अंतर बुक से पढ़ लेना, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। इनमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होगा, इनमें आयनों के माध्यम से होगा। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि आयन विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर के उदासीन होंगे। इसका मतलब यहां रासायनिक परिवर्तन होगा, यहां रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जब यहां रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तो पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां रासायनिक परिवर्तन होगा, आयन विपरीत इलेक्ट्रोड पे जमा होता है, इसका मतलब यहां पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होगा। इनकी चालकता ताप बढ़ाने से घटती है क्योंकि परमाणुओं में कंपन होना प्रारंभ हो जाता है, जबकि इनकी चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। ये चार अंतर आराम से कर सकते हैं। फिर आपकी ये दे रखा है आयनिक चालक की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, वो अपने बाद में करेंगे, चालकता चालकत्व पढ़ने के बाद। अभी तक मैंने केवल आज आपको ये शब्द बताया है कि चालक क्या है जो विद्युत का चालन करे। कितने प्रकार के हैं, तीनों का मैंने आपको वर्णन बता दिया। अब आगे बात करें, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम या फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। मैंने ये कहा था कि विद्युत अपघटन एक अस्वत्य रेडॉक्स अभिक्रिया है। अस्वत्य रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ये मान लीजिए मेरे पास एनोड है, ये मेरे पास कैथोड है, ये बैटरी से जुड़े हुए हैं प्लस माइनस। यहां मैंने वैद्युत अपघट्य पदार्थ लिया जो आयनों में टूटता है ए प्लस और बी माइनस। अब मैं इस बैटरी से जैसे विद्युत प्रवाहित करूंगा तो ये यहां पर जाकर के डिपॉजिट होगा बी के रूप में, ये यहां डिपॉजिट होगा ए के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन यहां त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ आएगा, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। जब ये पदार्थ इन इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हुए तो इनकी जो इलेक्ट्रोड पे मात्रा जमा हुई, टोटल मात्रा मान लो W ग्राम जमा हुई, दोनों मिला करके, ये W1 ये W2, टोटल कितनी जमा हुई W। इसमें मैंने विद्युत प्रवाहित की Q। अब समझो, प्रवाहित विद्युत के दो काम थे। पहला काम आयनों में तोड़ना, दूसरा काम आयनों को विपरीत इलेक्ट्रोड पे भेजना। तो अब अगर मैं इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं करता तो ये टूटता ही नहीं, टूटता नहीं तो यहां प्राप्त नहीं होता। या कम समय के लिए विद्युत प्रवाहित करूं तो कम समय के लिए पदार्थ प्राप्त होंगे, ज्यादा समय तक प्रवाहित करूं तो ज्यादा समय तक आएगा।
इसका मतलब विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ की मात्रा और सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा में जो मात्रात्मक संबंध दिए थे वो दिए थे माइकल फैराडे ने, इसलिए इनको नाम क्या देते हैं, फैराडे के नियम। इसने दो नियम दिए थे। पहला नियम फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है, जितना ज्यादा घी डालोगे स्वाद उतना ही ज्यादा है। जितनी ज्यादा विद्युत प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, दोबारा बोल रहा हूं, नियम ध्यान से सुनना। फैराडे का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। सूत्र लिख लो, W समानुपाती Q, W समानुपाती Q। W क्या है लिखना नहीं है, साइड में समझना है। W है इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा और Q क्या है, सेल में प्रवाहित विद्युत की मात्रा। विद्युत की इकाई होती है कूलाम और कूलाम बराबर होता है एम्पीयर इंटू सेकंड, मतलब I इंटू टी। विद्युत किसके बराबर होता है, धारा इंटू समय। तो पहले तो मैं यहां से समानुपाती साइन हटाऊं तो W बराबर आ जाएगा Z इंटू क्यू, समीकरण नंबर 2। फिर Q की वैल्यू रखूं तो W बराबर आएगा Z इंटू I इंटू टी, समीकरण नंबर 3। पीछे लिख देंगे चूंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। इसमें Z क्या है, Z उष्मा का रासायनिक तुल्यांक, उष्मा का रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है, उष्मा का रासायनिक तुल्यांक। अब समझो, यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, Q बराबर 1 कूलाम हो या 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो लिखते जाना आगे। यदि Q बराबर 1 कूलाम या 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करे तो समीकरण 2 या 3 से, समीकरण 2 या 3 से, समीकरण 2 या 3 से। अब समझना, समीकरण 2 में देखो Q का मान मैंने 1 रखा तो W बराबर Z। या समीकरण 3 से देखो I का मान 1 रखा, T का मान भी 1 रखा, तब भी W बराबर Z। इसका मतलब W बराबर Z होगा तो आपके पास Z की परिभाषा आ गई। उष्मा का रासायनिक तुल्यांक किसको प्रदर्शित करता है, उष्मा का रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोड पर जमा उस पदार्थ की मात्रा के समतुल्य होगा जिसमें 1 कूलाम विद्युत प्रवाहित की जाती है या 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक सेल में प्रवाहित की जाती है। यह फैराडे का प्रथम नियम था। ऐसे ही फैराडे का द्वितीय नियम समझना, फैराडे का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, नियम छोटा सा है ये, बट इसका समझने के लिए थोड़ा बड़ा करना है। 11th में तुल्यांक की बार के लिए आया था आपके, ये ऐसे समझना। ये एक से ज्यादा विद्युत अपघटनी सेल है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में होने का मतलब सब में समान विद्युत की मात्रा जाएगी, मतलब समान धारा समान समय तक जाएगी।
तीन विद्युत अपघटनी सेल लिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया और बाहर से इनको बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस। अब जो भी बैटरी से विद्युत जाएगी वो तीनों में बराबर जाएगी। अब मान लीजिए मैंने इसमें सिल्वर नाइट्रेट लिया, इसमें मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, मान लो इसमें मान लो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। जैसे इससे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसका Ag+ जो है वो जाकर के इस कैथोड पे प्राप्त होगा, इसका जिंक +2 कैथोड पे जाकर जिंक के रूप में अपचित होगा, इसका Cu+2 यहां जाकर डिपॉजिट होगा Cu के रूप में। मान लो यहां Ag डिपॉजिट हुआ W1 ग्राम, इसका तुल्यांकी भार है E1, तो W1/E1। यहां Zn डिपॉजिट हुआ W2 ग्राम, मान लो इसका तुल्यांकी भार है E2 Zn का। ऐसे में आगे लिख सकता था इसके लिए W3/E3। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, इसको दो रूप में लिख रहा हूं, या करके इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, E1 और W2 को ट्रांसफर करे तो W1/W2 बराबर E1/E2। W1/W2 बराबर E1/E2 कब आता है, जब W समानुपाती हो E के, तभी तो आएगा। इसका मतलब फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, अब लिखना मैं बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े, इस नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनी सेलों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए, समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा अपने तुल्यांकी भार के अनुपात में होगी, अनुपात में या समानुपाती होगी, अनुपात में या समानुपाती होगी, अनुपात में या समानुपाती होगी। इस फॉर्म में ले रहे हैं तो अनुपात में बोल सकते हैं, WE के अनुपात में, इससे बोले समानुपाती बोल सकते हैं, तो आप समानुपाती से लिख सकते हो, W समानुपाती होगा E, समीकरण नंबर 1। W1/W2 बराबर होगा E1/E2, या इसको मैं ऐसे भी ले सकता था, W1/E1 बराबर W2/E2, वो अनुपात में प्रदर्शित करता। ये समीकरण नंबर होगी 2, समीकरण 2 तक लिख लो, W समानुपाती E, W1/W2 बराबर E1/E2। अब इसके नीचे लिखो, प्रथम व द्वितीय नियम से, प्रथम व द्वितीय नियम से, प्रथम व द्वितीय नियम से समझना, ये प्रथम नियम है, W बराबर Z/I/T, इसको मैं द्वितीय नियम में ला रहा हूं, W बराबर Z/I/T, इसको मैं 2 बार लिख रहा हूं, बात समझना। एक बार मैंने कहा W1 Z1 I1 T1, दोबारा का W2 Z2 I2 T2। द्वितीय नियम में लाने का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े, समान धारा समान समय तक प्रवाहित होगी, इसका मतलब I1 बराबर होगा I2 के, T1 बराबर होगा T2 के। तो जब मैं इनको आपस में विभाजित करूंगा
तो ये वाला मैटर तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर इसका मतलब 1 आ जाएगा। केवल क्या बचेगा, W1 बट्टा W2 बराबर Z1 बट्टा Z2। ये किस नियम से आया, W1 बट्टा W2 बराबर Z1 बट्टा Z2 किस नियम से आया, प्रथम नियम से। द्वितीय नियम से W1 बट्टा W2 किसके बराबर है, E1 बट्टा E2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं, इसका मतलब E1 बट्टा E2 बराबर होगा Z1 बट्टा Z2 के। समीकरण नंबर 3 लिख दो E1 बट्टा E2 बराबर Z1 बट्टा Z2। इस समीकरण से सारांश क्या निकला, E समानुपाती है Z के, E समानुपाती Z। समानुपाती साइन हटाए तो E बराबर लिखना है FZ, E बराबर FZ। F क्या है, फैराडे संख्या, फैराडे नंबर, बंद मत करना ब्रैकेट, फैराडे नंबर। क्या होता है फैराडे नंबर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मान याद रखना है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। कूलाम हटाना चाहे तो एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम क्या होता है, आईटी, तो आईटी का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर ये भूल जाते हो कि ये 96,500 है तो याद रखने का तरीका समझना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही तो फैराडे नंबर है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 1 मोल का मतलब 6.023 गुणा 10 की पावर 23। 1 मोल किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही तो है मामला। मोल की जगह तो आपने ये संख्या लिख दी। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश बचपन से रटा हुआ है, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलाम के अंदर कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। इसको आप गुणा कर लो, यही आंसर आएगा। मतलब आपको क्या करना था, इसकी जगह अवोगाद्रो संख्या लिखनी थी, इसकी जगह कूलाम में इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना था। गुणा करते कितना आ जाएगा, 96,500 कूलाम। अब E बराबर FZ है, आपको Z का मान रखना है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू Z का मान बोलो क्या है। अभी समीकरण लेके आया था पीछे से, W बराबर था Z इंटू I इंटू T, ये तो है। W बराबर Z इंटू I इंटू T, ये एक एक हो तब W बराबर Z, एक एक नहीं हो तब तो W बराबर Z इंटू I इंटू T आएगा। तो इससे Z किसके बराबर है, W बट्टा IT, Z बराबर W बट्टा IT। तो ये मैं वैल्यू रखूं, क्या थी, W बट्टा IT। इससे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, इक्वेशन नंबर 6। हालांकि आपको केवल ये एक ही सूत्र याद रखना है, W समानुपाती, ये याद है तो ये तो अपने आप आ जाएगा। ये अगर याद नहीं भी रहता है तब भी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। वो कैसे न्यूमेरिकल आएंगे कैसे नहीं, वो कल अपने बात करेंगे। आज के टॉपिक के लिए आपको ये 2-3 चीजें अच्छे से तैयार करनी है। एक तो ये बहुत अच्छे से तैयार करना है कंपटीशन के लिए, केवल ये एक पेज ही तैयार करना है। उसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये तैयार करना है आपको, चालक क्या है, कितने प्रकार के। उसके बाद फैराडे के नियम, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। कल अपने फैराडे के द्वितीय नियम से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे चालकत्व वगैरह। आज के लिए काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।